नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या वेदात्री और मैं आप सभी के सामने द रिटर्न एक स्टोरी लेकर आई हूँ आज, जिसे कि फर्नांडो सोरेंटिनो ने लिखा हुआ था और इसका हिंदी में अनुवाद विजय शर्मा जी ने किया है और जिसका हिंदी में नाम है वापसी। 1965 में मैं 23 साल का था और हाई स्कूल में भाषा तथा साहित्य का शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहा था। सितंबर की हवा में वसंत की खुशबू आने लगी थी। एक भोर मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। उस ब्लॉक में केवल हमारा घर अपार्टमेंट बिल्डिंग था और हम छठी मंजिल पर रहते थे। मुझे बहुत आलस लग रहा था। जब तब मेरी निगाह खिड़की के बाहर जा रही थी। वहाँ से मैं सड़क देख सकता था। सड़क के पार कोने वाले घर का सजा सवरा बूढ़े डॉन सिसारियो का बगीचा भी। उसके घर का आकार करीब करीब पंचकोण था। डॉन सिसोरियो के बाद वाला भले लोगों का सुंदर घर बेरांस्कोनी परिवार का था। उनकी 3 बेटियां थीं और सबसे बड़ी बेटी एड्रियाना के प्रेम में मैं था। अतः जब तब दिल के हाथों मजबूर किनारे रास्ते की ओर आंख डाल लेता, इसलिए नहीं कि इतनी सुबह उसकी झलक देख पाने की संभावना थी। नियमानुसार बूढ़ा डॉन सिसारियो अपने प्रिय बगीचे में पानी पटा रहा था। बागीचा सड़क की सतह से ऊपर था। पत्थर की 3 सीढ़ियां चढ़कर उसमें प्रवेश किया जा सकता था। बागीचा लोहे की नीची फेंस से घिरा हुआ। सड़क वीरान थी, इसलिए जब अगले ब्लॉक पर एक आदमी नमूदार हुआ तो मेरा ध्यान उसकी ओर गया। वह डॉन के घर की ओर वाली सड़क से हमारी ओर आ रहा था। मेरा ध्यान उसकी ओर क्यों ना जाता। वह भिखारी था। गहरे रंगों के इंद्रधनुषी चिथड़ों वाला, दाढ़ी, दुबला पतला, उसका सिर पीले रंग के हैट से ढका हुआ था। गर्मी के बावजूद वह एक फटे पुराने भूरे ओवरकोट से लिपटा हुआ था। साथ वह एक बड़ा सा गंदा बोरा लटकाए हुए था। मेरे विचार से वह उसमें अपनी मांगी हुई भीख और बचा खुचा खाना रखता था। मैं देखता रहा। भिखारी डॉन के घर के सामने रुक गया और उसने लोहे की छड़ की बाड़ के पास से कुछ कहा। डॉन कंजूस और चिड़चिड़े स्वभाव का आदमी था। बिना कुछ जाने समझे उसने उसे चले जाने का इशारा किया, लेकिन भिखमंगा धीमी आवाज़ में ज़ोर देता रहा और तब मैंने बूढ़े को ज़ोर से चिल्लाते हुए साफ साफ सुना, चलो भागो भागो यहाँ से, तंग मत करो। भिखारी फिर भी जमा रहा और तो और अब वह पत्थर की 3 सीढ़ियाँ चढ़कर लोहे का गेट खोलने लगा। तब डॉन का रहा सहा धैर्य भी जाता रहा। उसने उसे धकेल दिया। भिखारी गीले पत्थर पर से फिसल पड़ा। उसने लोहे की छड़ पकड़ने की कोशिश तो की, पर नाकामयाब रहा। वह ज़मीन पर धड़ाम से गिरा। निमिष मात्र में मैंने देखा उसके पैर आकाश की ओर उठे और जब तक नीचे आए मैंने उसकी खोपड़ी फटने की तेज़ आवाज़ सुनी। डॉन नीचे सड़क की ओर दौड़ा। वह भिखारी पर झुका। उसने उसकी छाती का मुआयना किया। डरे हुए बूढ़े ने तत्काल उसे पैर से पकड़ा और घसीटकर मोड़ तक ले आया। इसके बाद वह अपने घर में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया, इस विश्वास के साथ कि किसी ने उसे देखा नहीं। उसके इस गैर इरादतन गुनाह का कोई गवाह नहीं, मैं एकमात्र गवाह था। जल्द ही एक आदमी वहाँ से गुजरा। वह मरे भिखारी के पास रुका। फिर और लोग आए, पुलिस आई, उसे एम्बुलेंस में डालकर ले जाया गया। बस इतना ही हुआ। फिर उसकी कभी चर्चा नहीं हुई। अपनी ओर से उसका मुँह न खोलने के लिए मैं सावधान था। शायद मैंने बुरा किया, पर जिस बूढ़े ने कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई, उसे दोष देकर मुझे क्या मिलता। दूसरा, उसने भिखारी की हत्या जानबूझकर नहीं की थी। मुझे यह उचित नहीं लगा कि मैं उसके बुढ़ापे के अंतिम दिनों को कानूनी प्रक्रिया से बिगाड़ूं। मैंने सोचा कि सबसे अच्छा हो कि उसे उसके ज़मीर के साथ छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे मैं सारी बात भूल गया, पर जब भी मैं बूढ़े डॉन सिसारियो की ओर देखता, एक अजीब सनसनी मुझ पर तारी हो जाती थी। उसे मालूम नहीं है कि पूरी दुनिया में केवल मैं उसके भयंकर रहस्य का एकमात्र जानकार हूँ। पता नहीं क्यों तब से मैं उससे कन्नी काटने लगा और मैंने उससे फिर कभी बात नहीं की। 1969 में मैं 26 साल का था और स्पेनिश भाषा तथा साहित्य शिक्षण की डिग्री ले चुका था। एंड्रियाना ने मुझसे नहीं, किसी और से शादी की थी और कौन जानता है कि वह उसे उतना ही प्यार करता था तथा उसके लिए उतना ही काबिल था जितना मैं। उस समय एंड्रियाना अपने पूरे दिनों से थी और प्रसव कभी भी हो सकता था। वह अभी भी खूबसूरत घर में रहती थी तथा दिन पर दिन और सुंदर होती जा रही थी।
उस उमस भरी गर्मी की दिसंबर की भोर में परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ लड़कों को मैं ट्यूशन दे रहा था और सदा की आदत के अनुसार जब जब उदास नज़र सड़क के पर डाल देता था, अचानक मेरे हृदय की धड़कन रुक गई। मुझे लगा कि मैं किसी हेलुसिनेशन का शिकार हो गया हूँ। 4 साल पहले जिस रास्ते पर डॉन सिसोरियो ने भिखारी को मारा था, ठीक उसी रास्ते पर वह चला आ रहा है। वही चिथड़े कपड़े, भूरा ओवरकोट, बेढंगा स्ट्रॉ हैट और फटा पुराना बोरा। छात्रों को भूल कर भी मैं खिड़की की ओर दौड़ा। भिखारी धीमे कदमों से चला आ रहा था, मानो अपनी नियति के करीब आ रहा हूँ। वह जिंदा हो गया, मैंने सोचा, और डॉन सिसोरियो से बदला लेने आया है। खैर, अब वह किनारे से होता हुआ लोहे की बाड़ से आगे बढ़ता रहा और तब वह एड्रियाना के घर के सामने रुका। उसने कुंडी सरकाई और घर के अंदर चला गया। मैं अभी आया, मैंने छात्रों से कहा और पागल की तरह लिफ्ट की ओर भागा। सड़क पर निकला और दौड़ते हुए एड्रियाना के घर में घुसा। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, मानो कहीं जाने वाली हो। उसने मुझसे कहा, वाह, अरे अजनबी, तुम यहाँ, चमत्कार रुकेगा क्या? वह सदा से मुझे पसंद करती थी। उसने मुझे अपनी बाहों में भरा और चूमा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तब मुझे पता चला कि एड्रियाना इसी पल माँ बनी है और वे लोग बहुत ही खुश हैं और उत्तेजित भी। मैं अपनी विजेता प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाने के सिवा क्या ही कर सकता था। मुझे मालूम नहीं था कैसे पूछूं और मन में तर्क किया कि चुप रहना है या नहीं। और तब मैंने एक बीच का रास्ता निकाला। बेध्यानी से मैंने कहा, असल में मुझे लगा कि एक गंदे बड़े बोरे के साथ कोई भिखारी आपके घर में चुपचाप घुसा है, इसलिए बिना घंटी बजाए मैं आ गया। मुझे लगा कि वह कुछ चुरा न ले जाए। वो लोग आश्चर्य से देखने लगे। भिखारी, बोरा, बोरी, वे सब लोग सारे समय सामने के कमरे में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। तब मुझसे ज़रूर कोई भूल हुई है, मैंने कहा। तब वे लोग मुझे वहाँ ले गए जहाँ एड्रियाना और शिशु था। ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहिए, मुझे कभी समझ में नहीं आता है। मैंने उसे बधाई दी, उसे चूमा, बच्चे को देखा, पूछा कि वे लोग बच्चे को क्या नाम देंगे। उन लोगों ने बताया कि उसके पिता की तरह उसे गुस्ताफ नाम देंगे। मुझे फर्नांडो नाम देना अच्छा लगता, पर मैंने कुछ नहीं कहा। घर लौटकर मैंने सोचा, वह भिखारी ही था जिसे डॉन सिसोरियो ने मारा था, यह पक्का है। वह बदला लेने वापस नहीं आया था, लेकिन एड्रियाना के बच्चे के रूप में पुनर्जन्म के लिए आया था। और 2-3 दिन के बाद मुझे अपना यह विचार बकवास लगा और धीरे धीरे मैं इसे भूल गया। इसे मैं सदा के लिए भूल गया होता अगर 1979 की एक घटना ने इसे मुझे फिर से याद न करा दिया होता। उम्र बढ़ रही थी और अब मैं खुद को पहले से कम योग्य सोचता था। खिड़की के बगल में बैठकर मैं एक किताब पढ़ने में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा था। एड्रियाना का बेटा गुस्ताव अपने घर की समतल छत पर खेल रहा था। यह उसकी उम्र के बच्चों के लिए एक बचकाना खेल था। मैंने सोचा, बच्चों को अवश्य उसके पिता का भोंदू दिमाग मिला होगा। अगर मेरा बच्चा होता तो अवश्य ही मनोरंजन के लिए इतना बेकार खेल न चुनता। उसने छत को बांटने वाले हिस्से पर खाली डिब्बों की कतार रखी हुई थी और 3-4 फुट दूर खड़ा होकर पत्थर से उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा था। स्वाभाविक था कि सारे पत्थर पड़ोसी डॉन सिसोरियो के बगीचे में ही गिर रहे थे। मुझे लगा कि बूढ़ा यह देखकर अवश्य पगला जाएगा और उसके तमाम फूल नष्ट हो गए। ठीक उसी समय डॉन सिसोरियो घर के बाहर बगीचे में आया। वह सच में बूढ़ा हो चुका था। कठिनाई से डगमगाता हुआ, एक एक कदम रखकर चलता हुआ धीरे धीरे बगीचे के गेट तक आया और नीचे जाने के लिए 3 सीढ़ियाँ उतरने की तैयारी करने लगा। ठीक उसी समय गुस्ताव ने, जिसने बूढ़े को नहीं देखा था, एक डिब्बे को मार गिराया। डिब्बा 2-3 गुलाटियाँ खाकर तीर की तरह जोर से डॉन सिसोरियो के बगीचे में गिरा। सीढ़ियों की ओर जाता हुआ बूढ़ा आवाज़ सुनकर अचानक घूमा और संतुलन गंवा बैठा। पहले ही सीढ़ी पर उसकी खोपड़ी छितरा गई। मैंने यह सब देखा, लेकिन ना तो बच्चे ने बूढ़े को देखा, ना ही बूढ़े ने बच्चे को। किसी कारण से गुस्ताव छत से चला गया। कुछ क्षणों में डॉन सिसोरियो के शव के पास तमाम लोग जुट गए। जाहिर सी बात थी, दुर्घटना के कारण फिसलकर गिरना मौत का कारण था। अगले दिन मैं काफ़ी पहले जग गया और मैंने खुद को खिड़की के पास जमा लिया। मैंने देखा सड़क पर बहुत सारे लोग सिगरेट पी रहे थे और बात कर रहे थे। वे लोग घृणा और बेचैनी से किनारे हट गए थे जब एड्रियाना के घर से एक भिखारी निकला। एक बार फिर अपने चिथड़ों, अपने ओवरकोट, अपने चटाई वाले हैट और अपने बोरे के साथ वह आदमी औरतों के बीच से होता हुआ धीरे धीरे दूर जाता हुआ अदृश्य हो गया।
उसी दिशा में जिसमें वह 2 बार आया था। दुख हुआ मगर आश्चर्य नहीं, जब दोपहर को मुझे पता चला कि गुस्ताव उस सुबह अपने बिस्तर पर नहीं था। बेर्नौस्कोनी परिवार ने बेतहाशा खोज की, बिना किसी नतीजे के। खोज आज भी जारी है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि उन्हें तलाश बंद करने के लिए कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस स्टोरी को सुनने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।